दोस्तों, डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन कछुआ वंश की बात कर रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लासेज में भी अपन ने कछुआ वंश को स्टार्ट कर लिया था। अपन देखिए सवाई जयसिंह पढ़ रहे थे। सवाई जयसिंह कल स्टार्ट कर लिए थे। सवाई जयसिंह का जो टाइम पीरियड रहा था, अपन अगर रिवीजन करें आज पिछली क्लास का, तो सवाई जयसिंह का टाइम पीरियड रहा था 1700 से 1743 तक। ठीक है, देखिए जो सवाई जयसिंह था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल उत्तराधिकार संघर्ष होता है औरंगजेब के बेटों में, तो मुअज्जम के खिलाफ आजम का साथ देता है। आजम मारा जाता है। मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से बादशाह बनता है। मुअज्जम जो बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से बादशाह बनता है, वो आमेर के सवाई जयसिंह को राजा के पद से हटाता है और सवाई जयसिंह के भाई विजय सिंह को आमेर का राजा बना देता है। ठीक है, और आमेर का नाम इस्लामाबाद या मोमिनाबाद कर देता है। देखिए, देवबारी समझौते के बाद में वापस सवाई जयसिंह आमेर पर अधिकार करता है। देवबारी समझौता 1708 को हुआ था। देखिए, भरतपुर में ठीक है, मोहकम सिंह के खिलाफ बदन सिंह का साथ देता है सवाई जयसिंह। मोहकम सिंह के खिलाफ जो बदन सिंह का साथ देता है और बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि देता है और डीग की जागीर देता है। ठीक है, इस जो यानी बदन सिंह को राजा बनाने के बाद में मोहम्मद शाह रंगीला सवाई जयसिंह से खुश होता है। मोहम्मद शाह रंगीला सवाई जयसिंह को राजराजेश्वर की उपाधि देता है। ठीक है, देखिए इसके बाद में फिर गंगवाना का युद्ध हुआ था, उसकी बात किए थे अपन। गंगवाना का युद्ध 1741 में हुआ था। बीकानेर के जोरावर सिंह और जोधपुर के अभय सिंह के बीच में। बीकानेर के जोरावर सिंह का हेल्प यानी साथ देता है सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह की सहायता से बीकानेर का जोरावर सिंह जीतता है। देखिए, इसके बाद में बात की थी अपन ने सवाई जयसिंह और मराठाओं के बीच में जो युद्ध हुए थे उनकी बात की थी। देखिए, मराठाओं और सवाई जयसिंह के बीच में 3 युद्ध हुए थे, पिलसुद, मंदसौर और रामपुरा, जो कोटा में जगह पड़ती है रामपुरा, वहां 3 युद्ध हुए थे। देखिए, पिलसुद के युद्ध को जो सवाई जयसिंह जीतता है और मराठे हारते हैं। बाकी मंदसौर और रामपुरा के युद्ध को मराठे जीतते हैं और सवाई जयसिंह हारता है। ठीक है, 1715, 1733 और 1735 में युद्ध होते हैं। पिलसुद का 1715 में होता है। फिर 1733 में युद्ध होता है मंदसौर का। इसके बाद में आपको मैं बता दिया था 1734 में हुरडा सम्मेलन होता है। इसके बाद में रामपुरा कोटा का युद्ध होता है, हालांकि इसमें भी सवाई जयसिंह हारता है। देखिए, इसके बाद में बात की थी अपन 1741 में धौलपुर समझौता किया गया था सवाई जयसिंह द्वारा। ठीक है, धौलपुर समझौता किया था 1741 में। धौलपुर समझौता हुआ था। जो मराठा पेशवा बाजीराव थे उनके और सवाई जयसिंह के बीच में हुआ था जो ये समझौता। हालांकि सवाई जयसिंह मुगलों की तरफ से ये समझौता करते हैं। देखिए, इसके बाद में बात किए थे कि इसके बाद में क्या आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, मान लो अगर 3 बार गवर्नर बनाया गया था सवाई जयसिंह को। ठीक है, तो आपको यहाँ तक अपन बात कर लिए थे। देखिए, अब आगे बात करेंगे। देखिए, एक बात तो हालांकि मैं लास्ट में बताऊंगा कि जो अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था सवाई जयसिंह ने, इसकी बात लास्ट में करेंगे अपन। देखिए, सबसे पहले आज बात करते हैं सांस्कृतिक उपलब्धियों की, सवाई जयसिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों की। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे सवाई जयसिंह एक बहुत ही कूटनीतिक बंदा होने के साथ में सांस्कृतिक उपलब्धियों को बढ़ावा देने वाला बंदा भी था। देखिए, जयपुर को बसाया था, सबसे पहले बात करेंगे अपन। जयपुर को बसाया था सवाई जयसिंह ने। ठीक है, 18 नवंबर 1727। ठीक है, 18 नवंबर 1727 को यह जयपुर की स्थापना की थी। देखिए, इसका वास्तुकार सवाई जयसिंह इस प्रकार का बंदा था कि भाई ये ज्योतिष में भी ध्यान रखता था। ठीक है, विश्वास करता था ज्योतिष में भी। वास्तुकार बुलाते विद्याधर भट्टाचार्य को। देखिए, विद्याधर भट्टाचार्य को बंगाल से बुलाते हैं। ठीक है,
विद्याधर भट्टाचार्य को बंगाल से बुलाते हैं। भाई वास्तु दोष के हिसाब से बसवाया था जयपुर को। ठीक है, देखिए एक जो ज्योतिषी को भी बुलाया गया था। ठीक है, पुर्तगाल का ज्योतिषी था। ठीक है, जेवियर डी सिल्वा। देखिए वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था जयपुर का, और जो जेवियर डी सिल्वा की भी मदद ली गई थी, जो पुर्तगाली ज्योतिषी था। पुर्तगाल से बुलाया गया था जेवियर डी सिल्वा को कि भाई तू भी थोड़ी बहुत हेल्प कर। ठीक है, तो वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य को बुलाया गया था बंगाल से, और जेवियर डी सिल्वा को पुर्तगाल से बुलाया गया था ज्योतिषी के लिए। ठीक है, ज्योतिषी में थोड़ा विश्वास करता था सवाई जयसिंह। देखिए इसके बाद में बात करते हैं। भाई देख सवाई जयसिंह ने इस प्रकार से जयपुर को बसाया था कि भाई दुनिया में और कौन कौन से शहर नियोजित तरीके से बसे हुए हैं उनकी जानकारी ली थी। तो अपने सेनापतियों को पूछा कि भाई आप ऐसे पता लगाओ कि भाई दुनिया में अच्छे तरीके से बसे हुए कौन से शहर है। ठीक है, तो इनको पता चला जब सवाई जयसिंह को छानबीन करने के बाद में कि भाई बगदाद, जो इराक का एक बगदाद शहर है और चीन का एक कैंटन शहर है, वो इस प्रकार से बसे हुए हैं। तो उनकी तुलना के आधार पर जयपुर को बसाया गया था। ठीक है, ठीक है, बगदाद इराक में शहर पड़ता है और एक कैंटन शहर पड़ता है जो चीन में पड़ता है। इन शहरों की जो ये शहर बसे हुए उन्हीं के आधार पर जयपुर को बसाया गया सवाई जयसिंह के द्वारा। ठीक है, इराक के बगदाद और चीन के कैंटन शहर के आधार पर बसाया गया जयपुर को। देखिए अब इसके बाद में बात करते हैं। भाई ये जो जयपुर बसा हुआ है ये 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसा हुआ है। ठीक है, 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से भाई 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया गया है। अपने को पढ़ने को मिलता है, और आप अगर जयपुर में कभी आओ या जयपुर से हो तो आप देख भी सकते हो। जयपुर का जो प्रकोटा है इसी प्रकार से बसाया हुआ है। ठीक है, बीच में बड़ी चौपड़ है, फिर उधर बड़ी चौपड़ से यानी पूर्व साइड में जाएंगे अपन, उधर रामगंज चौपड़ आएगी, सूरज पोल आएगा, और बड़ी चौपड़ से जो पश्चिम में जाएंगे आगे जाके त्रिपोलिया से आगे चांद पोल आएगा, और बड़ी चौपड़ से जो दक्षिण में जाएंगे तो सांगानेरी गेट आएगा, और नीचे उत्तर की साइड जाएंगे यानी बड़ी चौपड़ से तो आगे जाकर जोरावरसिंह गेट आएगा। तो इस प्रकार से चौपड़ यानी जयपुर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया गया। ठीक है, जयपुर के लिए कहा जाता है कि भारत का आधुनिक व नियोजित शहर है। ठीक है, भारत का पहला आधुनिक व नियोजित शहर है जयपुर। जयपुर के लिए ऐसा कहा जाता है। देखिए आजादी के बाद में तो चंडीगढ़ को भी बसाया गया था अच्छे तरीके से, नियोजित तरीके से, आधुनिक तरीके से। ठीक है, लेकिन चंडीगढ़ से पहले, आजादी से पहले, जब 1727 में ही देख चंडीगढ़ की बात अपन आजादी के बाद में करते हैं, लेकिन 1727 में ही जो आधुनिक तरीके से जयपुर को बसाया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा। ठीक है, देखिए जयपुर को जो अब थोड़ी सी बात जो पहले करनी चाहिए थी अब मैं बता देता हूं। देखिए पहले जो राजधानी आमेर थी, सबसे पहले जो राजधानी थी कछवाहा वंश के राजस्थान में दौसा, फिर जमवारामगढ़, फिर इसके बाद में आमेर तीसरी राजधानी थी। देखिए आमेर के बाद में जब आमेर में जनसंख्या अधिक हो गई थी तो इनको ये जो सवाई जयसिंह जयपुर को राजधानी बनाए थे। समतल जगह थी जयपुर, यहाँ पर कहा जाता है कि तालाब टाइप का था, जंगल था जयपुर में, वहां पर समतल करवाया गया और जयपुर बसाया गया था। ठीक है, 9 वर्गों के सिद्धांत पर। देखिए सबसे पहली एक इमारत बनाई गई थी उसको कहा जाता है बादल महल। ठीक है, बादल महल जयपुर की प्रथम इमारत बताई जाती है, आप ध्यान रखना इसका। बादल महल जयपुर की पहली इमारत मानी जाती है, आप नोट कर सकते हो।
देखिए पहले यहाँ पर जो जयपुर में जो ये जंगल था जहां पर जयपुर बसाया गया था, तो जंगल होगा तो यहाँ पर सिर्फ जानवर भी होंगे या जंगली जानवर भी होंगे। तो यहाँ पर राजा उस समय शिकार करने के लिए आते थे, ठीक है। शिकार होदी भी कहा जाता था इस क्षेत्र को। ठीक है, शिकार होदी और तालाब था। तो आज भी भाई देखिए अपने गांव में ये होता है, जो पानी का जो अपने जो कुंड टाइप का होता है तो उसको होज ही बोलते हैं, ठीक है। होद बोलते हैं, होज बोलते हैं। तो होद तो एक प्रकार से यहाँ पर पानी पीने आएंगे जानवर, तो राजा उनके पानी की आवाज सुन के और शिकार करेगा। तो शिकार होदी भी कहा जाता था जयपुर को पहले, ठीक है। और बादल महल जयपुर की पहली इमारत मानी जाती है। इसके बाद में बात करते हैं जो सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ किला बनवाया था। इसके सेनापतियों ने या कुछ यानी जनता ने या कुछ लोगों ने बताया कि आप समतल जगह पर जयपुर तो बसा लिए हो, लेकिन अगर विपक्षी जो सेनाएं अपने ऊपर आक्रमण करेगी तो समतल जगह पर अपन कैसे सुरक्षा कर पाएंगे। सवाई जयसिंह बताया आप तो टेंशन मत लो, उसका भी कुछ इलाज कर लेंगे। पास में ही पहाड़ी पर नाहरगढ़ किला बनाते हैं, ठीक है। देखिए जो नाहरगढ़ किला है, इसका जो पहले इसका नाम था सुदर्शनगढ़, ठीक है। नाहरगढ़ किले का नाम था पहले सुदर्शनगढ़। कृष्ण भक्त होने के कारण जो जयपुर वाले कृष्ण भक्त थे, ठीक है, सुदर्शन चक्र था कृष्ण भगवान का, उसी के आधार पर सुदर्शनगढ़ नाम निकाला गया था इसका। बाद में यहाँ का एक जो सेनापति था जो नाहर सिंह, ठीक है, नाहर सिंह के नाम पर जो भाई शहीद हो गए थे एक प्रकार से, ठीक है। तो वो सैनिक था, वो भूमिया बन गया, वो शहीद हो गया। तो नाहर सिंह भूमिया के नाम पर नाहरगढ़ इसका नाम किया गया था, ठीक है। पहले सुदर्शनगढ़ था। तो आप ये ध्यान रखना, नाहरगढ़ जो किला बनाया था सवाई जयसिंह द्वारा बनाया गया था। पहले इसका नाम था सुदर्शनगढ़, फिर बाद में नाहर सिंह भूमिया जो कोई सेनापति था नाहर सिंह नाम से, वो भूमिया बन गया था, उसके नाम पर जो नाहरगढ़ नाम निकाला गया था इसका। इसके बाद में बात करते हैं, देखिए राजा के रहने के लिए भी अब जगह बनाई जाएगी। भाई राजा रहेगा तो सिटी पैलेस से चंद्रमहल बनाया गया था, ठीक है। चंद्रमहल बनाया गया जिसे सिटी पैलेस भी कहा जाता है, ठीक है। सिटी पैलेस या चंद्रमहल। अब देखिए अब एक मंदिर भी बनाया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा, गोविंद देव जी का मंदिर। देखिए जो मेवाड़ वाले अपने आप को एक लिंग जी का दीवान मानते हैं, या मेवाड़ वाले राजा मेवाड़ का एक लिंग जी को मानते थे, उसी प्रकार जयपुर वाले अपने आप को दीवान मानते थे गोविंद देव जी का, ठीक है। जयपुर का राजा गोविंद देव जी को मानते थे जयपुर वाले जो राजा थे, ठीक, और अपने आप को दीवान मानते थे। देखिए चंद्रमहल के बस जो राजा रहेगा उसके ठीक सामने, जो राजा के भवन के सामने जो गोविंद देव जी का मंदिर बनाया गया था, कि ठीक मैं सुबह सुबह उठूं तो गोविंद देव जी के दर्शन हो जाए, ठीक है। गोविंद देव जी गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है, ठीक है। गोविंद देव जी जो गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है, बहुत से लोग आज भी भीड़ होती है यहाँ पे, तो आज भी सुबह सुबह गोविंद देव जी के दर्शन करने जाते हैं। आप भी जाना अगर आप जयपुर में हो तो, ठीक है। गोविंद देव जी का दीवान मानते थे अपने आप को जयपुर वाले राजा, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि सिसोदिया रानी का महल भी बनवाया था सवाई जयसिंह ने। देखिए सिसोदिया रानी का जो महल है, तो पहले आपको सिसोदिया रानी की जो बात बताता हूँ, नॉर्मल याद दिला देता हूँ। मेवाड़ के जो राजा थे अमर सिंह सेकंड, देखिए अमर सिंह सेकंड की बेटी थी चंद्र कुंवरी, ठीक है, चंद्र कुंवर, उसकी शादी सवाई जयसिंह से की गई थी, ठीक है। जो मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड थी, अमर सिंह सेकंड थे, उनकी बेटी थी चंद्र कुंवर। उन जो चंद्र कुंवर की शादी सवाई जयसिंह से की गई थी। तो सवाई जयसिंह की जो पत्नी थी चंद्र कुंवर, सिसोदिया रानी हो गई भाई, एक प्रकार से मेवाड़ की थी तो सिसोदिया थी, सिसोदिया वंश, ठीक है। सिसोदिया शाखा से, सॉरी, देखिए वंश और शाखा, अब मेरे से देख बोलने में गलती हो गई, आप भी थोड़ा ध्यान रखा करो, वंश अलग होता है और शाखा अलग होती है। तो
चंद्र कुंवरी जो सिसोदिया शाखा से थी, तो इसलिए इसके नाम से सिसोदिया रानी का महल बनाया गया था। देखिए अपन ट्रांसपोर्ट नगर से, ठीक है, इधर बड़ी चौपड़ की साइड आती है ट्रांसपोर्ट नगर से ये रास्ता, और ये ट्रांसपोर्ट नगर से दिल्ली की तरफ चले जाता है रास्ता, ये जहालाना की तरफ आ जाता है। ये ट्रांसपोर्ट नगर से जो आगरा रोड की तरफ जाता है भाई, आजकल तो ये जो इधर आकर जो एक घाट की गुणी जो सुरंग बना दी गई है यहाँ पे, लेकिन जो पहले जाता था ये इधर एक दोनों पहाड़ियों के बीच से जाता था, और उन्हीं पहाड़ियों के बीच में सिसोदिया रानी का महल बना हुआ है, ठीक है। आजकल तो भाई सुरंग बना दी गई है, घाट की गुणी जो टनल बना दी गई है, लेकिन पहले जो आगरा रोड से जो कनेक्ट होता था जयपुर, वो इन दो पहाड़ियों के बीच से जाता था, और यहाँ पर जो सड़क के साइड में किनारे पर सिसोदिया रानी का महल बना हुआ, ठीक है। तो आप ध्यान रखना है भाई, याद दिलाने के लिए था ये, जो आपको समझाने के लिए था, जो ये मैप बनाया हूं मैं। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं। देखिए जयपुर में जो पानी की व्यवस्था के लिए भी एक नहर निकाली गई थी हरमाड़ा से, ठीक है। जयपुर में पानी के लिए सवाई जयसिंह के द्वारा एक नहर निकाली गई थी, जो हरमाड़ा जो जयपुर के साइड में भाई इधर चोमुपुलिया साइड एक गांव पड़ता है, ठीक है, जोटवाड़ा से आगे पड़ता है हरमाड़ा, चोमुपुलिया से भी थोड़ी साइड में पड़ता है हरमाड़ा, तो उस साइड से नहर निकाली गई थी जयपुर में पानी के लिए, तो आप याद रखना ये भी। अब बात करते हैं जलमहल की। देखिए जलमहल एक झील में बना हुआ है, ठीक है। झील का नाम है मानसागर, हालांकि नाम से कोई नहीं ज्यादातर नहीं जानते भाई, मानसागर नाम नहीं लेते, सब जलमहल नाम लेते हैं, ठीक है। बड़ी चौपड़ से साइड में चलते अपन आमेर रोड पर, दिल्ली रोड पर जाने के लिए जो ये रोड जोड़ती है, आमेर रोड दिल्ली रोड को जोड़ती है बड़ी चौपड़ से, तो एक किनारे पर बनी हुई है मानसागर झील, तो मानसागर झील में जलमहल बना हुआ है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा कि वो जो अश्वमेध यज्ञ की, देखिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था जो सवाई जयसिंह ने। देखिए अश्वमेध यज्ञ का जो आयोजन करवाने का जो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, 1740 में करवाया था, ठीक है। 1740 में सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। देखिए जो सवाई जयसिंह था, ये जो आमेर वाले अपने आप जो कछुआए थे आमेर के, वो अपने आप को भगवान राम के पुत्र उसके वंशज मानते थे, ठीक है। तो अपन ने रामायण में देखा होगा कि भगवान राम ने एक बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ का मतलब बताता हूं मैं आपको। देखिए यज्ञ लगाना गलत है, आगे अश्वमेध के आगे यज्ञ लगाना वैसे गलत है, लेकिन इसके बिना मूर्ति काम नहीं करता भाई, अपने ये जो शब्द समझ में नहीं आता अश्वमेध, लेकिन मेध का मतलब यज्ञ होता है, ठीक है। तो यज्ञ तो अपन लगाना ये तो गलत है, 2 बार यज्ञ हो गया। अश्व का मतलब घोड़ा होता है, तो ये यज्ञ करवाते हैं तब एक घोड़ा छोड़ा जाता है, और घोड़े को इस प्रकार से छोड़ा जाता है कि वो किसी भी रियासत में जा सकता है, और किसी भी जो सामने वाली रियासत का जिस रियासत में चले जाए और उस रियासत का कोई भी बंदा उस घोड़े को पकड़ ले, उस से राजा को युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी सामने घोड़े को पकड़े, वो जो अश्वमेध यज्ञ करवाएगा उस राजा से युद्ध करेगा, ठीक है। तो सवाई जयसिंह ने यज्ञ करवाया था 1740 में। देखिए इसका जो यज्ञ के पुरोहित थे पुंडरीक विठल थे, ठीक है। पुंडरीक विठल यज्ञ के पुरोहित थे। देखिए भगवान राम ने भी एक बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तो घोड़ा छोड़ दिए थे, तो वाल्मीकि के जो आश्रम में उनके बेटे थे जो लव और कुश, ठीक है, वो उस घोड़े को पकड़ लेते हैं। उनको पता नहीं था अपने पिता के द्वारा छोड़ा गया घोड़ा था, घोड़ा है ये। लव कुश पकड़ लेते हैं घोड़े को। घोड़े को छुड़ाने के लिए जो राम के भाई थे भरत लक्ष्मण सब आते हैं, और भी जो सेना आती है राम की तरफ से, लेकिन भगा भगा के मारते लव कुश। फिर बाद में राम आते हैं खुद। हालांकि राम ने भी जो लव कुश राम का विद्रोह करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन माता सीता आती है और वो समझाती है मेरे को, ये तुम्हारे पिता है, तुम जानते नहीं हो। उनको जब पता चलता है ये पिता है, तो माता को बोलते थोड़ी देर और नहीं आते आप,
तो हम इनसे भी युद्ध कर लेते या इनको भी मार देते, ठीक है, उनको पता नहीं था। तो इस प्रकार से सवाई जयसिंह भी अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। इस अश्वमेध यज्ञ में ये घोड़ा छोड़ते हैं। फिर घोड़ा छोड़ने की बात आई थी, क्या बाद में करते घोड़ा छोड़ने की बात। देखिए जो ये जलमहल झील है यानी महासागर झील है, इसमें जो ये महल बनाया गया था तो अश्वमेध यज्ञ के ब्राह्मणों को रुकने के लिए बनाया गया था, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ के जो ब्राह्मणों को रुकने के लिए जो महासागर झील में महल बनवाया गया था, इसमें ठहरने के लिए बनाया गया था जो ब्राह्मणों को, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब बात करते हैं आगे घोड़े जो छोड़ने वगैरह की जो भी बात थी। एक प्रकार का नाटक रचा गया था भाई अश्वमेध यज्ञ का 1740 में सवाई जयसिंह के द्वारा, क्योंकि अगर सवाई जयसिंह अगर घोड़ा छोड़ता है तो इसको समझा देते हैं कुछ सेनापति कि आप घोड़ा छोड़ोगे तो विरोधी जो रियासतें हैं वो अपने से युद्ध करेगी, वो घोड़े को पकड़ लेगी। सांबर में बैठा है जोधपुर वाला अभय सिंह, जो मेवाड़ वाले जो शासक भी यानी तो मालपुरा में बैठे हैं, ठीक है। मेवाड़ जो जगत सिंह सेकंड था उस समय जो शासक था मेवाड़ का, तो कुछ सेनापति समझाते सवाई जयसिंह को। मेवाड़ वाला जगत सिंह सेकंड मालपुरा में बैठा है, उधर जो मारवाड़ वाला अभय सिंह सांबर में बैठा अपनी सेना को लिए घोड़ा पकड़ने को तैयार ही है। तो आप ऐसे करो कि घोड़ा यानी अश्वमेध यज्ञ करवा लो और घोड़ा छोड़ दो। जयपुर का परकोटा भाई अलग तरीके से बसा हुआ, आपको पता है, मैं आपको बता दिया भाई। एक साइड सांगनेरी गेट है, आगे चलते ही अजमेरी गेट है, एक साइड चांदपोड़ है, एक साइड जोरावर सिंह गेट है, एक साइड सूरजपोड़ है। तो इस प्रकार से भाई गेट बंद कर दो, जयपुर परकोटे को सब बंद कर दो और अंदर ही अंदर घोड़ा छोड़ दो। अगर घोड़ा बड़ी चौपट से आएगा सांगनेरी गेट साइड, सांगनेरी गेट बंद मिलेगा तो आगे अजमेरी गेट की साइड चले जाएगा। अजमेरी गेट बंद मिलेगा तो उधर चांदपोड़ की तरफ चले जाएगा। चांदपोड़ बंद मिलेगा जोरावर सिंह गेट की तरफ चले जाएगा। जोरावर सिंह गेट बंद मिलेगा तो घूम घाम के भाई उधर जो रामगंज से आगे निकल जाएगा, ठीक है, सूरजपोल की तरफ। तो अंदर ही अंदर घूम लेगा, ठीक है, घोड़ा बाहर नहीं निकलेगा और अपना जो अश्वमेध यज्ञ का जो पर्पज है वो पूरा हो जाएगा और कोई दूसरी रियासत वाले घोड़े को नहीं पकड़ेंगे तो युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से नाटक रचा गया था। सवाई जयसिंह तैयार होता है भाई ठीक है कुछ भी करो, लेकिन अब करना तो भाई ये अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो घोड़ा छोड़ना जरूरी होता है अश्वमेध यज्ञ में। देखिए अब आपको थोड़ा समझने की बात है, दीप सिंह कुंभानी का नाम आता है, ठीक। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को दीप सिंह कुंभानी ने पकड़ लिया था। अब दीप सिंह कुंभानी आप बताता हूं आपको ये कौन है। देखिए जो दीप सिंह कुंभानी है ये कुंभानी शाखा थी कछवा वंश की, ठीक है, शाखा जो कछवा वंश की ही एक शाखा थी कुंभानी। तो ये दीप सिंह कुंभानी कछवा वंश से ही संबंधित था, सवाई जयसिंह की सेना में ही था। इसको लग रहा था भाई यार ये क्या ख्याल रचा जा रहा है, घोड़ा घूम रहा है, इसको कोई पकड़ रहा नहीं है और ये क्या परकोटे में घुमाए जा रहे हैं कि ये इसका मतलब कोई मर्द नहीं है दुनिया इस समय कोई भी कि जो घोड़े को नहीं पकड़ने यानी घोड़े को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो दीप सिंह कुंभानी अपने ही जो 20-25 भाई बंद थे जो कुंभानी शाखा के, उनसे बातचीत करता है और अपने घर के आगे यानी परकोटे में अपने घर के आगे आते ही घोड़े को पकड़ लेते हैं और ये कहते हैं कि भाई मैं युद्ध करूंगा या मैंने पकड़ लिया घोड़े को, अब युद्ध करना चाहो तो कर लो, ठीक है। तो इस प्रकार से दीप सिंह कुंभानी घोड़े को पकड़ते हैं अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को। तो आप थोड़ा ध्यान रखना, दीप सिंह कुंभानी कछवा वंश की एक शाखा के ही थे, कुंभानी शाखा के। तो अश्वमेध यज्ञ की बात कर ले और जलमहल की बात कर ले जो मानसागर में स्थित है जलमहल। इसमें जो अश्वमेध यज्ञ को ब्राह्मणों को रोकने की व्यवस्था की गई थी, इसलिए जलमहल बनाया गया। अब इसके बाद में बात करते हैं जंतर मंतर बनवाया गया था, उसकी बात करते हैं। देखिए जंतर मंतर, देखिए जंतर मंतर इसका मेन जो ये शब्द है यंत्र मंत्र है, ठीक है। अपन ने से यंत्र मंत्र नाम लास्ट तक लिया नहीं गया और धीरे धीरे यंत्र मंत्र से जंतर मंत्र इसका नाम कर दिया गया। वर्तमान में जंतर मंत्र के नाम से जाना जाता है। देखिए यंत्र मंत्र का भी जो मैं अर्थ आपको बता देता हूँ।
यंत्र का मतलब होता है उपकरण, ठीक है। यंत्र का मतलब होता है उपकरण, और मंत्र का मतलब होता है गिनती, ठीक है। गिनती, उपकरणों की गिनती करना। तो जंतर मंत्र में अपने को पता चलता है कि खगोलीय घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। आगे जो भविष्य में होने वाली जो खगोलीय घटनाएं हैं उनकी भी जानकारी प्राप्त हो जाती है अपने को। देखिए भाई, बाद में बने थे सब जो सिस्टम थे उस समय, जो अपने सवाई जयसिंह जो राजा थे जयपुर के, उन्होंने ही इस प्रकार के यंत्रों की स्थापना कर ली थी। वो अलग ही टाइप के बंदे थे भाई, युद्धों में भी निपुण थे, सांस्कृतिक उपलब्धियों में भी निपुण थे, और जो साइंटिस्ट जो गतिविधियां थी उनमें भी निपुण थे। तो उन्होंने जंतर मंत्र की स्थापना यानी यंत्र मंत्र की स्थापना की थी, और जो एक ही नहीं 5-5 जंतर मंत्र बनवाए सवाई जय सिंह ने। देखिए सबसे पहले दिल्ली में बनवाया था, ठीक है। पर दिल्ली जो मुगलों की राजधानी रहा करती थी दिल्ली, तो दिल्ली में भी देखिए उन्होंने जंतर मंत्र का निर्माण करवा दिया था। तो सबसे पहले दिल्ली में करवाया था, आप नोट कर लेना। और सबसे बड़ा जयपुर में करवाया था, ठीक है। तो खुद की रियासत है तो सबसे बड़ा तो खुद की रियासत में। सबसे पहले मुगलों के अधीन था में रहते थे जयपुर वाले, तो मुगलों की जो राजधानी दिल्ली, तो दिल्ली में, ठीक है। थोड़ा इस प्रकार से ध्यान रख लेना भाई, खुद की रियासत में सबसे बड़ा, सबसे पहले मुगलों की यानी मुगलों की राजधानी में, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। फिर उज्जैन में भी बनवाया था, उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है, उज्जैन में भी एक जंतर मंत्र बनवाया था। और उत्तर प्रदेश में मथुरा पड़ता है, मथुरा में भी जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था। और देखिए उत्तर प्रदेश में ही बनारस एक जगह स्थान है, बनारस है, तो बनारस में भी जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था, ठीक है। सबसे पहले दिल्ली में, सबसे बड़ा जयपुर में, ठीक है। फिर उज्जैन में, मथुरा में और बनारस में 5-5 जगह जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था, थोड़ा ध्यान रख लेना। देखिए 2010 में जंतर मंत्र को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। ये भी आप बात नोट कर लेना। 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में जंतर मंत्र को शामिल कर लिया गया था। आमेर का किला भी यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची में शामिल है, ठीक है। और जयपुर का जो पुराना परकोटा है वो भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो साहित्य की, देखिए इसके आप अपन आगे बात करेंगे साहित्य की। देखिए साहित्य की बात अब कल करें तो अपन ठीक रहेगा, क्योंकि अपनी कम से कम 25 से 30 मिनट की क्लास हो गई है और थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी। कल की क्लास भी ज्यादा ही थोड़ी बड़ी हो गई थी, हालांकि मैं खुद चाहता हूँ 25 मिनट के आसपास क्लास रहे तो ठीक रहे, आपको भी थोड़ा ठीक समझ में आएगा। तो अपन साहित्य की कल बात कर लेंगे, इनकी जो इनके द्वारा पुस्तकें लिखी गई थी, इनके दरबार में विद्वान थे उनके द्वारा भी कुछ पुस्तकें लिखी गई थी, कुछ पुस्तकों का यानी संस्कृत में अनुवाद किया गया था, तो उनकी भी अपन बात करेंगे, कल की क्लास में कर लेते हैं। और इनके जो सवाई जयसिंह के सामाजिक सुधार थे उनकी भी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ तक ही रखते हैं इस क्लास को। आज दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।